हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ जूठन चैप्टर का द्वितीय पाठ। दोस्तों जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। क्या है जूठन? आत्मकथा है। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है कि जूठन क्या है। जूठन आत्मकथा है। और जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दोस्तों इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट किए थे, यानी कि पहला प्रथम पाठ किए थे। तो प्रथम पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक रोज जो होता है कलीराम हेडमास्टर, हेडमास्टर का नाम क्या होता है? कलीराम। वह जो कमरे से बुलाकर एक लड़के को पूछता है कि वे क्या नाम है बे तेरा? लड़की डरा डरा सा कहता है कि जी ओम प्रकाश। क्या कहता है? ओम प्रकाश। ठीक। अच्छा चलो चलो ठीक है, ओम प्रकाश नाम है तुम्हारा। चलो तुम चूड़े जाति का है ना? जी मैं चूड़े जाति का हूँ। चलो चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, तू चूड़े का है। ठीक है। जब वह कहा उसको, हेडमास्टर ने क्या कहा ओम प्रकाश को कि जाओ वो देखो शीशम का पेड़ जो स्कूल के सामने खड़ा है उसमें चढ़, और उससे उस पे चढ़कर टहनियां तोड़ कर झाड़ू बना ले। पत्ते वाले झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका देना जैसा शीशा चमकता है। राजा जल्दी जब इस काम पे लग जाए तो तेरा ये तो तेरा खानदानी काम है, ऐसा हेडमास्टर ने कहा था। सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन एकमात्र एक ऐसा लड़का ओम प्रकाश वाल्मीकि उसको लेकर सारे स्कूल में झाड़ू लगवा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारे पढ़ रहे हैं, यह सिर्फ झाड़ू लगाओ। ये कैसा नियम है भाई तुम्हारा? हेडमास्टर का यह कैसा नियम है कलीराम का? ठीक दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और यह भी पढ़ा था कि एक दिन फिर वो दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, फिर वही लगातार काम जारी रहा। लेकिन संयोग से एक दिन इसके लेखक के पिताजी यानी कि ओम प्रकाश के पिताजी जब स्कूल स्कूल के पास से अचानक गुजरे तो उसका नजर पड़ा उसके बेटे पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। ठीक ना? वो बाहर से ही आवाज देके गए, तो मुंशी जी यो क्या कर रहे हैं? ठीक ना? तो वो लेखक जो था ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था, अपना पिताजी को देखकर फपक पड़ा, यानी कि रो पड़ा। ठीक ना? उससे जब आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं भाई कोई लोग, तो आप ही सोचिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर मेरे पिताजी या मेरे कोई अपना रिश्तेदार आ गए तो क्या नहीं रोएंगे आप? बताइए। बिल्कुल रोएंगे। उसी वही सिचुएशन था उस टाइम ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। ठीक। लेकिन पिताजी ने उसके हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंका, और उसकी आंख में जो है गर्मी की आग उतर आई थी। वह चीखने लगा स्कूल में जाके, कौन है वो मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? ठीक दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और यह भी पढ़ा था कि उसकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर, हिंदू मुसलमान के घर तथा घर में जहाँ बैठकर क्या किया जाता है, मवेशियों को बांधा जाता है। ठीक है? जहाँ बैठक खाना होता है, वहां पर जो है साफ सफाई का काम करती है कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि की मम्मी। ठीक ना? के बाद का क्या क्या पढ़े थे कि इस काम में जो है उसकी छोटी छोटी बहन या उसकी बहन या और बड़ी भाभी, ठीक ना, यह सब जो हाथ बढ़ाने का कार्य करता था। ठीक ना? और उसका बड़ा भाई जो था सुखबीर, वो क्या करता था कि तगाओं के घर जो था वार्षिक नौकर के रूप से काम करता था। ठीक ना? उसके बाद काम खत्म हो जाने के बाद साल में जब फसल का समय आता था, उसको लगभग 2.5 किलो अनाज मिलता था, यानी कि 5 सेर अनाज मिलता था मात्र, बस। ठीक। 2 जानवर के पीछे 2.5 किलो अनाज, भाई उससे क्या गुजारा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 मवेशियों वाले घर के साल भर में कितना मिलता था? 10 मवेशियों वाले 25 किलो, सॉरी 25 सेर, 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। लेकिन यह भी पता था एक चीज, दोपहर के समय हर घर से बची कुची रोटी जो खासतौर पर चूरों को देने के लिए आटे की भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भांगन की टोकरी में डाल दी जाती थी उसके लिए। उन लोगों के लिए, चूरों के लिए क्या बनाया था अलग से? आटा में भूसा मिलाकर कुछ रोटी टाइप से बनाया जाता था, तब उसको दिया जाता था। लेकिन कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में उसको दिया जाता था। ठीक दोस्तों, इतने कठिन परिश्रम करके कितनी गंदगी से जूझते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
जहां तक आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन बन तो सकते, सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक ना। मैं ही बनूंगा, यह हर एक का सिद्धांत रहना चाहिए, मैं एक दिन मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे, और आज जो है जूठन चैप्टर को दी एंड कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आज जूठन चैप्टर को आज हम लोग मिलकर सब समाप्त करते हुए एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक ना। कह रहे हैं कि अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। क्या कह रहे हैं कि अभी पिछले वर्ष मेरे घर पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से आया था, लेकिन मेरा पता लेकर आया था। रात में जो वह था सुरेंद्र सिंह मेरे घर पे ही रुका था। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत तो जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता है। सुरेंद्र सिंह त्यागी क्या कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पत्नी से कि भाभी जी आपके हाथ का जो खाना है ना, बहुत ही निराला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना ही नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हो गई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। वह तगाव वही था त्यागी, हम लोग अभी पढ़े हैं त्यागी के बारे में, हम लोग चर्चा किए हैं। उसकी मम्मी जो थी वही तगाव के यहाँ काम करती थी, और उसके लिए जूठन, वही जूठन, और यह लोग जो चूहड़ा था, चूहड़े जाति से था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके लिए खास तौर पर एक भूसी मिलाकर आटा में उसके लिए रोटी बनाया जाता था, उसको वह खाने के लिए दिया जाता था काम के बदले। लेकिन आज उसी त्यागी परिवार से जो उठ के आया है, उसको मेरी पत्नी द्वारा जायकेदार खाना खिलाया जा रहा है। इसी से वह विचलित हो उठा कि बचपन की यह सारी घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी मेरे सामने आके, ओम प्रकाश के सामने। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। पिताजी ने क्या किया था कि गांव भर का एक जो ही था, चारपाई था, चौकी था, वह ढो ढोकर इकट्ठा कर दिया था। दोस्तों आजकल भी जो होता है गांव समाज में ऐसा ही होता है। चौकी जो है या कुर्सी भी हुआ, तो दूसरे के यहाँ से लाता है, पूरा एकदम होता है जो बाहर होता है, बाहर में उसमें बिछा देता है, आके मेहमान लोग बैठता है, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद जाता है। आजकल भी गांव घर में ऐसा ही होता है। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। क्यों बैठी थी? क्योंकि वह चूहड़ी थी, उसका जात जो था चूहे का था, और चूहे को जो है जूठा ही खाना पड़ता था सबका, ठीक ना। इसलिए वह जूठन के लिए टोकरी लेके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कितनी दर्दनाक है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग। मैं और मेरी छोटी बहन माया, देखिए यह छोटी बहन का भी जिक्र हुआ है, छोटी बहन का नाम माया है। माँ से समीटे बैठे थे उस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगी। इस उम्मीद से ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पे बैठे हैं और उसकी बहन बैठे हैं कि अंदर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है, जो सुगंध आ रही है, वह हमको भी खाने को मिलेंगे। वह बच्चा था, उसको क्या पता। ठीक, जब सब लोग खा खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ईब तो खाना खा के चले गए, मारो जातकों को भी एक पत्तल पर घर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसी सुखदेव सिंह त्यागी को कह रहे हैं, कौन?
ओम प्रकाश वाल्मीकि की मम्मी। अब यहाँ देखिए कि सिचुएशन कहां से कहां बदल गया। उस टाइम जूठन के लिए उसको वहां पे रुकना पड़ता था, लेकिन अब जो है सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह वही जो है अभी आया है किसके यहाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ आया है और जायकेदार खाना खा रहा है। लेकिन वहां देखिए कितना घटिया आदमी है सुखदेव सिंह त्यागी, उसको क्या कहती है आइए देखते हैं। यहाँ पे लेखक की माँ थोड़ा क्या कर दिया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि चौधरी जी यहाँ के जो लोग हैं जो सब खाना खा के चले गए हैं, अब जो हमारे जातों के लिए आप जो कुछ बनाए होंगे उसको भी कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का वो दिन से इंतजार कर रहा था। लेकिन सुखदेव सिंह त्यागी इतना निर्दयी व्यक्ति था जो कह रहा था कि सुखदेव सिंह त्यागी ने जूठी पत्तलों की ओर, जूठी पत्तलों से भरे टोकरी की ओर इशारा करते कहा कि वो देख टोकरी, टोकरे भर के जूठन, जूठन से टोकरे भर के जो जूठन ले जा रही है, फिर ऊपर से जातकों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन यहाँ से चूड़ी कहीं का, आया बड़ा खाना मांगने के लिए, यह जो जूठन तुमको दे रहा हूं यह क्या कम है, जा इसी को उठा के लेके अपना भरण पोषण कर। ऊपर से आ गई है मांगने के लिए खाना, तुम्हारा औकात जितना है उतना ही ना तुमको देंगे, उठा टोकरी और चलती बन यहाँ से, और दोबारा कुछ बात बोले तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारा। ऐसा सुखदेव सिंह त्यागी उस टाइम अपना भाषा यूज करते थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि समय का चक्र बहुत ही खराब होता है। अगर समय रहते ही आप बदल गए तो ठीक ही ठीक है, लेकिन समय के साथ आप बदले तो बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा आपका। इस समय ने अच्छे अच्छे को बदल के रख दिया है। अभी देखिए यहाँ पे बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन समय बाद का कारनामा कर दिखाया समय ने। देखिए यहाँ सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जो है सुरेंद्र सिंह, वह आया है इसके यहाँ, लेखक के यहाँ। लेखक कौन है, हमारे चाचा जी। हमारे चाचा जी कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब। ठीक दोस्तों, हम लोग उसको चाचा का दर्जा दिए हैं, इसलिए चाचा जी उसको कह रहे हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोग भी कह सकते हैं नहीं कह सकते। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। और कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करें कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। अब देखिए कुछ थोड़ा अलग हटके उससे, अब कुछ आर्थिक संकट के बारे में यहाँ पे सुन लीजिए थोड़ा सा। उन दिनों में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, यानी कि 9th स्टैंडर्ड में था वह। घर की आर्थिक हालात कमजोर थी। घर की आर्थिक हालत क्या थी, बहुत ही कमजोर थी। घर की हालत बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी उसकी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। देखिए ऐसा आर्थिक हालत कमजोर थी उसकी कि एक एक पैसे के लिए भी परिवार के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो लेखक हो, उसकी बहन हो, उसकी भाभी हो, उसकी भाई हो, उसकी मम्मी हो, उसकी पापा हो, सबको खटना पड़ रहा था, सबको काम करना पड़ रहा था पैसे के लिए। अब यह कह रहे हैं वाल्मीकि साहब कि मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम ही रहती थी, दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वहां पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि साहब, मैं उस टाइम 9वीं कक्षा में था और जिस टाइम मेरी घर की हालत बहुत कमजोर थी, आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए एक एक परिवार के सदस्य को खटना पड़ रहा था। मेरे पास किताब बहुत कम थी, लेकिन मैंने दोस्तों से मांगकर काम चला लेता था। कपड़े की हालत भी वही कम थी, वही स्थिति थी कपड़ों का, जो मिला वही पहन लिया, जो वक्त पे मिला वही खा लिया। जो और उस दिनों क्या था, गांव में जो पशु मरते थे उसको उठाने का काम भी चूहरे जाति का था, चूहरों का ही जिम्मा था। अगर कोई पशु मरा तो चूहरा ही उठाएगा, ठीक है। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। किसको, जो तगांव के यहाँ काम करते थे। ठीक, जैसे सुरेंद्र सिंह त्यागी के यहाँ काम करते थे तो उसका अगर पशु मर गया तो उसको ही उठाना पड़ता था, ठीक ना। चलिए, इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। देखिए वह जो काम करता था, गाय मर गया, भैंस मर गया, जो भी मर गया, उसके लिए वह
फालतू में ही काम कर देता था उसका, उसके लिए उसको ना कोई मेहनत का फल मिलता था, ना ही कोई मजदूरी मिलता था। बेकार में जो उसके यहाँ काम करता था वो नियम ही था, समाज का ऐसा रूल ही था कि जो यहाँ काम करेगा, अगर कोई जानवर मरता है तो उसको ही वह उठाना पड़ेगा, ठीक ना। एक एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। गाय बैल भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी दोस्तों। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, ऑटोमेटिक ही जल्दी लगी रहेगी। वो सोचेगा कि यह गंदगी है भाई, इसको उठा के दूर करो। यह नहीं सोचता कि जब ये जीवित थी, अगर गाय मर गई तो अगर यह जीवित थी तो उस टाइम क्या होता था, जिससे अच्छी अच्छी बहुमूल्य चीज उससे प्राप्त होती थी, जैसे खेत के लिए खाद्य पदार्थ गोबर, और पीने के लिए दूध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब मर जाता था क्या होता था, भाई जल्दी चले जाओ, या मांगता है भगाओ भगाओ भगाओ, दूर करो इसको यहाँ से। ऐसे कैसे लोग रहते हैं इस समाज में दोस्तों। आजकल भी यही प्रथा है और बहुत जगह भी है, ठीक। इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। वह मवेशी जो मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आता था, गांव में आता था और चिल्ला कर जाता था। उसके बाद क्या करा है कि देर होने पर गालियां बकता था। अगर कहीं देर हो जाए गलती से भी तो वह गलती से गलती कर बैठता था, यानी कि गालियां दे बैठता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। वो जो गाय को उठाएगा 2 4 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी उसमें, बताइए। अब 6 लोगों को, जो हट्टा कट्ठा लोग को भी उठा के लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई जो हिलता डोलता है उसको उठा के, पता चला कि रास्ते में ले जाके वो भी गिर मर गया, ऐसा नहीं होता था। बलिष्ठ आदमी को खोज के लाना पड़ता था गांव से, जो चूहरे जाति से होता था, ठीक ना। चलिए, अब मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है, सही बात है दोस्तों। मैं भी उठाया हूँ अपने घर में, ठीक ना। मेरे यहाँ जो है बैल है, ठीक ना, उसको मैं उठाया बहुत बार, मर गया बेचारा, बहुत बार उठाया उसको, ठीक ना। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। कि पिछले पैरों को क्या करना पड़ता था कि रस्सी से बांधना पड़ता था खूब कसकर, उसके बाद बांस से मोटी मोटी बाहियों से उठाकर उसको उठाना पड़ता था। इतने शर्म साध्य काम के बदले में मात्र गालियां, ऐसा था चूरों की जिंदगी। क्या था, कितने सारे काम के बावजूद भी, इतने सारे मेहनत के बावजूद भी सिर्फ बदले में क्या मिलता था, गालियां, धिक्कार। ऐसा नियम ही था उस समाज का। लेकिन जब से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आए, इसकी ऐसी की तैसी करके रख दिए, सारा संविधान ही पलट कर रख दिए। चलिए जल्दी से बोले जय भीम एक बार कमेंट सेक्शन में, इंतजार कर रहा हूँ आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि साहब, इतने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब क्या था, निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था, ठीक ना। इतने क्रूर समाज थे पहले, यहाँ मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा नगर में बिक जाती थी, ठीक। मरा हुआ पशु था, उसका खाल कहाँ बिकता था, मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। यानी कि लेखक का जो जन्म स्थान है कहाँ है, बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, यानी कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, यानी कि बरला में, ठीक ना। मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी क्या, मरे हुए पशु की खाल, ठीक। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती है, तो मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती है, एकदम क्लियर है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए बिकती थी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जानवर की खाल जो है 20 से 25 रुपए बिकते थे, लेकिन आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने को मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। मिलते तो थे 20 से 25 रुपए, लेकिन आने जाने का किराया, भाड़ा, मजदूरी देकर क्या बचता था, मात्र 10 से 15 रुपए बचते थे और कुछ नहीं। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं, यानी कि ओम प्रकाश चचा यहाँ पे कहते हैं कि
वही 10-15 रुपए तंगी के दिनों में जो है बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे हम चोरों के लिए। ठीक, चलिए, इतने कष्ट भरे जिंदगी काटे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, तब जाके ये चरम सीमा प्राप्त किए हैं। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। खाल में क्या करता था, बहुत ही नोक झोंक करता था, अगर कुछ कटा फटा रहता तो उसको रिजेक्ट कर देता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की चमड़ा जो जो दुकानदार चमड़ा खरीदता था पशु का, उसमें वह बहुत देखभाल करता था, अच्छी तरह से चेक करता था उसको। अगर कहीं कट फट जाने पर खाल तो बेकार हो ही जाती थी। उसके बाद खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। अगर नमक उस पर नहीं लगाया गया तो दूसरे दिन वह खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से सख्त मना कर देते थे। नहीं लेंगे भाई, तुम्हारा चमड़ा खराब हो गया, वो कोई काम का नहीं है। जैसे ही चमड़ा निकालो उस पर नमक लगा डालो। हाँ, दोस्तों यहाँ पे शायरी बन गया, जैसे ही चमड़ा निकालो उस पर नमक लगा डालो और चमड़ा को स्वच्छ कर डालो, अच्छा कर डालो, तगड़ा कर डालो, वरना दूसरे दिन ही चमड़ा खराब, तुम्हारा चमड़ा बिकेगा ही नहीं, तुम उसके बाद लोल बन के घूमते रहो चारों तरफ। ठीक ना, इतनी कठिनाई भरी जिंदगी काटनी पड़ी थी किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। की बात कर रहे हैं, एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। बेचारा बैल, हाँ, दुखद घटना है। देखिए, हम लोग को दुख में नहीं जाना है बल्कि पढ़ना है। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल क्या किया, जो खेत से लौटते समय जो है रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया और वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे, किसी रिश्तेदारी में गए थे। उसका जो बैल गिरा, मरा, ब्रह्मदेव ने हमारे घर में आकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में आकर उन्होंने खबर दे दी। उस टाइम जो थे पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी और उससे जो बड़े भाई थे जनेसर, उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे खोज खाने के लिए। घर पर माँ, मेरी बहन माया, यहाँ देखिए अपनी बहन की यहाँ पे चर्चा भी किए हैं। आपको पूछा जाएगा लेखक की बहन का नाम क्या था, तो माया था। एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आपको बताते जा रहा हूँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक पेज को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी भाभी देवी रहती थी। भाभी का नाम क्या था, देवी। क्या थी, देवी थी। ठीक ना, याद रखिएगा। जसबीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। जसबीर कहाँ था, मामा के पास देहरादून में था उस दिन। ठीक ना, चलिए, माँ परेशान हो गई थी। अब उसको जो कहने आया, खबर दे दिया था ब्रह्मदेव ने आके उस बैल के बारे में, तो माँ उसकी जो थी परेशान होने लगी थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में एक दो लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वह तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वह खाल नहीं उतार पाएंगे। इतना कठिन काम होता है दोस्तों खाल उतारना, जो अकेले संभव ही नहीं है, उसके साथ किसी न किसी को जाना ही पड़ता है। ठीक है, उसके चाचा को वो पकड़ा, जाओ जाके खाल उतार के लाओ, लेकिन उसके साथ कोई जाना चाहिए, अकेले तो होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है वाल्मीकि कि मैं उस समय स्कूल में था, माँ ने थक कर मुझे ही बुला लिया, मैं तो स्कूल में था ही, लेकिन मेरी मम्मी ने जो थी वह मुझको ही बुला लिया, क्योंकि मेरा भाई लोग थे, पिताजी वो तो थे नहीं घर पे, इसलिए मुझको ही बुला लिया। ठीक ना, माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। माँ नहीं चाहती थी यह काम मेरा बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि करे, लेकिन क्या करे दोस्तों, लाचारी में सब करना पड़ता है। लेकिन खाल बेकार सॉरी लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में मां नहीं थी। अब क्या करते दोस्तों, तंगी का बहुत ही भयानक यहाँ पे स्थिति आ गया था लेखक के सामने। क्या करते बेचारा, 10-15 रुपए मिलने वाले थे, उन्हें कैसे छोड़ पाने की स्थिति में रहती मां जी, बताइए। बिल्कुल ही नहीं थी।
क्योंकि वह तंगी के तंगी के समय इतने काम आते थे, इतने काम आते थे, जैसे सोने में सुहागा हो गया, ठीक ना। उसको कैसे छोड़ देते माँ जी, बताइए, नहीं छोड़ पाते। ठीक। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। माँ ने हार गई, यह बात हार गया हुआ, बोला कि और नहीं सहा जाएगा, चलो भेज ही देता हूँ ओम प्रकाश को उसके चाचा जी के साथ। फिर भी उसको भेज दिया अपने चाचा के साथ। मेरे चाचा सोलहर कामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम कतराते थे। देखिए उसके चाचा कितना कामचोर हराम थे। क्या करते थे कि वो कामचोर तो थे, लेकिन सारा दिन ढोल ताश जुआ इसी में लगा रहता था, मेहनत के नाम से भी कतराता था वह। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। दोस्तों, माँ को टेंशन टेंशन होने लगा कि कहीं मेरे बेटे और ओम प्रकाश के चाचा को पहुंचने से पहले उस बैल पर कोई गिद्ध या जंगली जानवर हमला न करे। ऐसा क्यों सोचती थी, क्यों घबराती थी, क्यों फिक्र करती थी? क्योंकि उसी चमड़े के बदौलत उसको 15 रुपया मिलने वाले थे, जो तंगी के जमाने में सोने में सुहागा होता था। ठीक दोस्तों, देखिए माँ की फिक्र अपने बच्चों के लिए भी और अपने काम के प्रति भी, ठीक ना। माँ तो माँ होती है, बोलिए माँ की जय। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उसकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। क्योंकि वह कामचोर था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। जितना पिताजी, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जितना मेरे पिताजी में कुशलता थी उतना मेरे चाचा में है ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैं थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। देखिए क्या कर रहा है, बीड़ी पीने बैठ गया। भाई काम है तो काम करना, भाई बीड़ी पीने की क्या जरूरत है तुमको? देखो यहाँ पे हंसी भी आ रहा है हमको दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा हंस लीजिए, इंजॉय कर लीजिए और बने रहिएगा यहाँ तक, बहुत ही मजा आने वाला है, दिल ललाने वाली घटनाएं है। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। चाचा ने क्या किया, चाचा जी ने एक छुरी निकाला, चाकू निकाला और ओम प्रकाश के हाथ में ठहरा दिया कि लो बेटे जाओ तुम भी, और बोले धीरे धीरे खाल उतारो। भाई जी को बोला कि बेटे जाओ, मैं अब थक चुका हूँ, मुझे बीड़ी पीने दो, तुम जाओ, तुम चमड़ा उतारना शुरू करो, खाल उतारो तुम। अकेले से तो शाम शाम तक नहीं उतरेगी यह चमड़ा। चाचा जी कहने लगे ओम प्रकाश को, बेटे जाओ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन खाल को उतारो, अकेले से तो शाम तक भी नहीं उतर पाएगी यह चमड़ा। तब उसको जो है ओम प्रकाश जी को छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। कह रहे हैं कि जब मैं छुरी पकड़ा चमड़ा उतारने के लिए तो मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि लेखक को छुरी चलाने का ढंग किसने सिखाया था, तो उसके चाचा ने सिखाया था। ठीक। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात ने मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ पतली दुबली सॉरी चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि ओम प्रकाश चचा यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कह रहे हैं कि उस खाल को जो छुरी चलाने का ढंग उनको सिखाया गया था चाचा जी के द्वारा, मैं खाल को धीरे धीरे उतारने लगा। खाल को उतारी थी और मैं स्वयं गहरे दलदल में फंसता चला जा रहा था, और जो मेरे भीतर जो कुछ भी था वह धीरे धीरे टूट रहा था ना। वह अजीब से संकट में फंसता जा रहा था, और जहां से वो उबरना चाहता था, जिस जगह से वो उठना चाहता था, उठ के अलग जगह पे जाना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया, उस दलदल में घसीटता हुआ चला गया। वो हालात जो है किसी भी व्यक्ति को बुरा काम करने पे मजबूर कर देता है। ये दोस्तों, चाचा के साथ तपती दोपहरी उस धूप के साथ जिस तरह यातना को मैंने भोगा था, लेखक यहाँ कह रहे हैं और प्रकाश चाचा पे कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने उस यातना को भोगा था,
आज भी उसके जब मेरे तन पर ताजा है, देखो यहाँ लगे हुए सीना पे, देखो अभी ऐसे ऐसी वक्त, ठीक, ऐसा कह रहे हैं लेखक। जैसे जैसे खाल उतर उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। जैसे जैसे बैल का खाल उतर रहा था, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। लगता है कि मैं अब हूं ही नहीं इस धरती पे। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ही शानदार तरीके से कि खाल उतारने में उसको जो है कई घंटे लग गए। उसके चाचा जी ने खाल उतार लिया और उसके बाद खाल को जमीन में फैला दिया पूरी तरह चादर की तरह। उस खाल में जितना भी खून लगा हुआ था, उस सूखी जमीन पर जो वो बिछाया था, उसको खाल को उस सूखी जमीन ने सारा खून सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। 2 मील की, अभी उसको 2 मील तय करना था दोस्तों। कितना मील? 2 मील, याद रखिएगा, ठीक ना। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। वो इतना भारी था कि उसके कारण उसके चाचा जी को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। क्या कहना है प्रकाश वाल्मीकि की, जैसे जैसे चाचा जी तेज चल रहे थे, उस बोझ के कारण, उस भारी जो लग रहा था उसको, उस भार के कारण वह जिस तेज से चल रहे थे, उस तरह से मैं भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता रहा था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। बसेरा मतलब वही घर, तेरा बसेरा, ठीक है, ठीक है। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क तक वो लोग पहुंच गए थे उस जंगल से जहां पर बैल मरा था, है ना। बस अड्डे से वह पहुंच गए, सॉरी, बस अड्डे के पास पहुंच गए थे, ठीक, जहां से उसका बसेरा जाने वाली सड़क थी। बसेरा मतलब उसके घर जाने की सड़क थी, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी। गठरी जो है उसको भारी लगने लगा और पटक दिया नीचे में, उसको रख दिया जमीन पर और कहने लगा, क्या कहने लगा कि यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। पर बेटे, बेटे ओम प्रकाश, यहाँ से अब इस गठरी को तुम ले जाओ बेटे, मैं बहुत थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। उसने कहा, प्रकाश वाल्मीकि ने चाचा से कहा कि चाचा जी, बस इस बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, उसके बाद मैं लेके चल जाऊंगा। लेकिन मैं उसने माना नहीं माना। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। चाचा जी आप मान जाइए ना प्लीज। मैंने गिरा कर रुआसी आवाज में चाचा से कहा, क्या कहा कि चाचा, वो चाचा, आप जो है इसको बस अड्डे के भीड़ पार करा दो बस, उसके बाद मैं इसको लेके चल जाऊंगा। लेकिन चाचा जो है, किंतु वह नहीं पसीजे। चाचा उसका नहीं पसीजे, नहीं पिघला। इतना कठोर दिल था वह ना उसके चाचा जी, ठीक। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी उठाया और लेखक के सिर पे रख दिया। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। गठरी का वजन ओम प्रकाश वाल्मीकि से ज्यादा था उस टाइम, अब नहीं, ठीक ना। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरी ही मन जानता है। कह रहा है कि बस स्टैंड की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला हूं वहां से, मेरा ही मन जानता है, और मेरा ही मन जानता है, सिर्फ और कोई नहीं जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले। तो एक ही भय लगा रहता था कि मेरा जो मित्र है स्कूल का, कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा मैं? बताओ प्रकाश, ये तुम क्या ले जा रहे हो? तो मैं उस टाइम उसको क्या बतलाऊंगा? घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। तो लग रहा था कि अब मैं गिर पड़ा। उसकी टांगे जो है जवाब दे गई थी। गांव के किनारे किनारे चलकर
लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। बस्ती तक पहुंचने के लिए लंबा लंबा चक्कर काट कर किनारे किनारे, गांव के किनारे किनारे वह अपना घर पहुंचा। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। देखिए, माँ जो है उसको नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसको भेजी। क्या करती, लाचारी थी, लाचार था, भेज दी उसको। और उसको देखकर माँ रोने लगी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई पड़ रहे थे। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि मैं उस जो उसको ला रहा था चमड़ा को, उसके खून से मैं पूरा गंदा हो गया था। और मेरे कपड़े जो थे पूरा खून के धब्बे से एकदम पूरा खून का धब्बा लगा हुआ था, साफ साफ दिखाई पड़ रहा था मेरा कपड़े पे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था। क्या कहा था बड़ी भाभी ने? बड़ी भाभी ने उनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। कह रही थी भाभी जी माँ से कि माँ जी ये न कराओ, हम लोग भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में तो ना घसीटो माँ जी। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। प्रकाश वाल्मीकि साहब यहाँ पे कहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि भाभी माँ की वह जो शब्द थी आज भी मेरे लिए अंधेरे में से रोशनी बनकर चमकते रहती है हर समय। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी में जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, यह बात सत्य है कि आज भी बहुत सारे लोग जो है इस घिनौनी हरकत से जूझते हुए आ रहे हैं और यही घिनौने काम करते हुए आ रहे हैं। मैं तो इस लाखों की लोग सॉरी मैं तो इस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, ऐसा वाल्मीकि साहब कह रहे हैं। लेकिन आज लाखों की तादाद पर जो लोग हैं इस घरेलू जिंदगी को जी भी रहे हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जो है जूठन चैप्टर को लेके बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग जूठन चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। ठीक ना, प्रथम पाठ द्वितीय पाठ लेखक परिचय मिला के हम लोग आज जूठन चैप्टर ये जो आत्मकथा है इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका टिप्स एंड ट्रिक आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मैं इसका लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर कर चुके हैं। पहले लेखक परिचय, फिर पहला प्रथम पाठ में चैप्टर, फिर द्वितीय पाठ में चैप्टर, फिर उसके बाद तीसरा मैं क्या लेके आऊंगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल स्वच्छ है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह जो है हम लोग जितना है काव्य खंड गद्य खंड उसी तरह सब कुछ समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव के साथ नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय।